बच्चों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ाऊंगी, जो आपका दूसरा अध्याय है, यानी गद्य का दूसरा पाठ। पहले मैंने आपको पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी तथा उनका लिखा हुआ बात पाठ की व्याख्या बताई। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ाऊंगी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो धनपत राय था और प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे। उसके बाद में हिंदी में आए, उन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। इनका जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम अजायब राय था और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े ही परिश्रम से अपना अध्ययन क्रम जारी रखा। आरंभ में कुछ वर्ष तक स्कूल के अध्यापक की नौकरी करने के पश्चात ये शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। असहयोग आंदोलन से प्रेरित होने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। मुंशी प्रेमचंद मुख्य रूप से कहानी और उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु उन्होंने नाटक, निबंध, संपादन कला को भी अपनी समर्थ लेखनी का विषय बनाया। इनकी रचनाओं का विवेचन निम्न प्रकार से है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, वरदान, कायाकल्प आदि श्रेष्ठ उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। और इनके उपन्यासों में मानव जीवन की विविध पक्ष और समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानी जो है, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी और उनकी कहानी संग्रह में सप्त सुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन, मानसरोवर 8 भाग प्रमुख हैं इसके। और इनकी कहानियों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण करके उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। नाटक संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला, इन नाटकों में राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व का संदेश इन्होंने दिया है। निबंध, कुछ विचार और साहित्य का उद्देश्य में प्रेमचंद जी ने निबंधों का संग्रह किया है। संपादन में प्रेम, इनका माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि का संपादन किया। ये इन नाम की पत्रिकाएं हैं जिसका इन्होंने संपादन किया है। इसके अतिरिक्त तलवार और त्याग, जीवनी, बाल उपयोगी साहित्य, कुछ अनुदित पुस्तकों द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार में इन्होंने अभिवृद्धि की है। और मुंशी प्रेमचंद जो हैं बहुत ही शुक्ल युग के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने शुक्ल युग में बहुत ही अपना योगदान दिया और इसके हिंदी साहित्य के भंडार को इन्होंने अतुलनीय अपना सहयोग दिया है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, प्रेमचंद हिंदी के युगांतर कथाकार कहे जाते हैं। इनकी कहानियाँ समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों के किताबी दस्तावेज हैं, जिनमें किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था का खोखलापन, हरिजन की पीड़ा आदि का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। सामायिक के साथ साथ इन्होंने साहित्य में भी स्थायित्व प्रदान करने वाले तत्व जो हैं इनके साहित्य में विद्यमान हैं। भाषा शैली, प्रारंभ में उर्दू में ये लिखा करते थे। इनकी रचनाओं में उर्दू की छाप जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शैली अत्यंत सरल, सुबोध और स्वाभाविक है, जिसमें मुहावरों और कविता के समावेश से और भी सजीवता आ गई है। आवश्यकता अनुसार प्रेमचंद जी ने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी,
पूर्वी के देश शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा की स्पष्टता, प्रभावशीलता के लिए कहीं कहीं अलंकारिक और काव्यमय भाषा का भी प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद की शैली व्यवहारिक और संस्कृत निष्ठ शैली है। व्यवहारिक शैली पर उर्दू की स्पष्ट छाप है। भाषा सरल है, मुहावरेदार है। इसके आगे मैं इनके द्वारा लिखित पाठ जो है मंत्र, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। यानी उन्होंने मंत्र पाठ बहुत ही सुंदर पाठ है। उसमें किस तरह से उन्होंने अपने सुंदर शब्दों के द्वारा, सुंदर वाक्यों के द्वारा किस तरह से मन पर छाप छोड़ते हैं, वो आप उसमें समझिए और देखिए। अभी बताते हैं। और डॉक्टर साहब ने चिक्की अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। ये समय डॉक्टर साहब के खेलने का समय था। खेलने जा रहे थे तो उन्होंने उस मरीज को देखने से इनकार कर दिया। ये समाज में इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कभी भी उस बुढ़े ने नहीं की थी कि इस तरह का भी समाज होता है जो अपने खेलने के आगे, अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करता। बुढ़े ने घुटने टेक दिए, सिर रख कर बोला, जमीन पर सिर रख कर बोला, दुहाई ये सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर 4 दिन से। तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर साहब बोले कि सिगार जला कर के कल सवेरे आओ, इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। यानी वो उनके खेलने का समय था। तो बूढ़े ने क्या किया? उनके आगे गिड़गिड़ाया, रोया, उनसे बहुत प्रार्थना की कि मेरे लड़के को देख लीजिए हुजूर, नहीं तो वो लड़का मेरा मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा जो थे उन्होंने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय बाकी था। गोल लिपस्टिक उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हमारे खेलने का समय है। यानी उन्होंने बूढ़े की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ प्रायः इस तरह से लोग आया करते थे तो उन्होंने बहुत ही उसको लाइट वे उसमें ले करके उसकी समस्या को अनसुना करते हुए वो चले गए। यानी इसमें जो है अपने कर्तव्य के प्रति किस तरह का व्यवहार डॉक्टर कर रहे हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी, रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख लीजिए, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही बचा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो के मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीनबंद। यानी बूढ़ा जो है वो उनसे प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे करके बच्चे को देख लो और शायद मेरा बच्चे बच जाए, नहीं तो अगर आप नहीं देखेंगे, दवा उसको समय से नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि वो ना बचे। और इस तरह से गिड़गिड़ाते हुआ वो अपने हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा रह जाता है। फिर क्या होता है? ऐसे उजड़ देहाती प्रायः रोज आ करते थे। यानी डॉक्टर साहब को ये लगा कि अरे ऐसे तो लोग ही रोज आते रहते हैं, और डॉक्टर स्वभाव उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। इस तरह तो रोज ही आते हैं, कितने लोग आते कितने चले जाते हैं, है ना। कितना ही कहें, कुछ भी कहें, अपनी रट लगाए जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकल कर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी है, संसार में कोई नहीं बाबूजी। यानी
कितना ही मार्मिक चित्रण किया गया है इसमें। उसमें वो बुढ़ा जो होता है, जिसके 7 बच्चों में एक ही मात्र बच्चा था, और जिसके ठीक करने के लिए, जिसको दवा दिलाने के लिए वो बहुत दूर से ले कर के उसको आया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर के चड्ढा के पास आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पे कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चली जाने के बाद भगत सोचने लगा। क्या सोचने लगा भगत? कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं क्या, जो अपने खेल कूद के आगे, अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। यानी डॉक्टर साहब ने मुंह फेर कर भी नहीं देखा। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आओ। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। और संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब तक विश्वास नहीं था। सभ्य संसार इतना कठोर, इतना निर्मम कैसे हो सकता है, इसका उसे मर्मविधि अनुभव आज तक नहीं हुआ था। वह तो उन पुराने जमाने के लोगों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह टकटकी लगाए ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने अपने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था और बड़ी तारीफ सुनी थी इनको। यहाँ से निराश होने के बाद बूढ़ा भगत फिर कहीं नहीं गया। कहने का अर्थ है ये है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसको लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। और प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं और भावनाओं का चित्रण द्वारा कर्तव्य का बोध कराया है। यहाँ पर लेखक ने बूढ़े भगत और डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार का वर्णन किया है कि एक तरफ तो बूढ़ा भगत था जो पूरे जीवन अपनी ज़िंदगी में दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, हमेशा दूसरों की मदद के लिए, और दूसरी तरफ इतनी गंभीर हालत में वो लेकर आकर उसने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, सब कुछ किया, रोया भी, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने बच्चे को नहीं देखा। तो इसकी व्याख्या लिखेंगे हम लोग। बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास आया था, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चले जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा, क्या संसार में ऐसे हृदयहीन भी व्यक्ति रहते हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरे की जान की भी कोई चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार से लेश मात्र भी आशा नहीं कर रहा था। उसने कभी भी इस तरह नहीं देखा था, नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है। वह नहीं जानता, हाँ, उसे तो अपनी सरलता के कारण उसके इस कठोर व्यवहार का अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी व्यवहार लोग करते हैं। वह नहीं जानता था कि संसार इतना हृदयहीन, इतना कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे आज तक कभी नहीं हुआ था। कभी भी उसने ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। वह तो उन प्राचीन मान्यताओं, परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था। वो उनमें से एक था जो परोपकार में हमेशा लगे रहते हैं। वो हमेशा परोपकार में लीन रहता था, दूसरों की आग बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने, किसी के घर की लड़ाई को शांत करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और ऐसा करना वो उसे अपना कर्तव्य समझता था, दूसरों की मदद को वो अपना कर्तव्य समझता था। इस प्रकार से बूढ़ा भगत जो था, निस्वार्थ सेवा करने वाला, दूसरों के दुख में सहयोग, सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें जीवन में उसे पहला इस तरह का अनुभव हो रहा था कि डॉक्टर साहब ने उसके बच्चे को नहीं देखा। उसे जब तक मोटर दिखाई देती रही, उस आशा में रहा कि हो सकता है कि अभी भी डॉक्टर साहब लौट करके आ जाए और मेरे बच्चे को देख लें। लेकिन उसे जब तक मोटर दिखाई देती रही, जब मोटर दिखना बंद हो गई तो उसने समझ लिया कि अब डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, और वो इतना निराश हो गया कि उसके बाद वो किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया और अपने बेटे को लेकर, जिधर से डोली में लेकर आया थे कहार, उधर ही वो चला गया। प्रस्तुत
पंक्तियाँ लेखक ने डॉक्टर चड्ढा भगत के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है और ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने स्पष्ट अंतर भी बताया है कि गांव के लोग किस तरह होते हैं और शहर के लोगों में किस तरह के लोग होते हैं। नगर में रहने वाले नागरिकों में हृदयहीनता, निर्ममता का भी लेखक ने चित्रण किया है और भाषा व्यवहारिक खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक व्यंग्यात्मक है। और आज तक बेटा हम यहीं तक पढ़ाते हैं और कल फिर इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि तब तक आप इतना पढ़िए, समझिए कि इसमें किस तरह का वर्णन है, कैसी है। बहुत ही मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी कहानी है और बहुत ही अच्छा चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। उनकी सारी कहानी, सारे उपन्यास हृदय को छूने में बहुत ही मतलब हृदय को छू लेते हैं, यानी मर्मस्पर्शी है। आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए।